नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने की बेटी योजना की घोषणा, सरकार बदलने का भी किया आह्वान, बोले एनडीए सरकार को उखाड़ फेंके। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने का वादा, महिला सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा है प्राथमिकता। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने 11 साल में बोले 11 बड़े झूठ, 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियों तक, खड़गे ने गिनवाए सारे झूठ। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धर्म गुरुओं का राजनीतिक उपयोग कर रहा है एनडीए, कांग्रेस का बीजेपी पर तगड़ा हमला। और इसी के साथ आगे खबर में आपको बताएंगे कि ये क्या चिराग पासवान ने कर दी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाकर तारीफ, और मोदी के हनुमान से नीतीश को फिर बढ़ सकता है खतरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने की बेटी योजना की घोषणा और इसी के साथ सरकार बदलने का भी कर दिया आह्वान, और बोले एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बेटी योजना की जो है वो घोषणा कर दी है, शुरुआत कर दी है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में आयोजित माई बहन महासम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेटी योजना एक ऐसी योजना होगी जो माई बहन मान योजना से अलग होगी। बिहार में जन्म लेने वाली बेटी के पैदा होने के साथ ही सभी सुविधाएं उनको दी जाएंगी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उसे रोजगार मिले, और इसी के साथ वो बेटियां ही बिहार का भविष्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने का वादा, महिला सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा होगी प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया है कि यदि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत कर देंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर एक्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लेकर के आएंगे जो हर बालिका, युवती, नारी को यहाँ पर सबल बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी, और उसकी सरकारों में महिलाओं के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। बयान के अनुसार यादव ने कहा कि 2027 में प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे, महिलाओं युवतियों को मोबाइल दिया जाएगा और प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप दिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने 11 साल में बोले 11 बड़े झूठ, और यहाँ पर 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक एक करके गिनाए सारे झूठ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने 11 साल के अपने कार्यकाल के दौरान 11 बड़े झूठ बोले हैं। और यहाँ पर जेवर्गी में कल्याण पथ परियोजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने मोदी पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। इस परियोजना का उद्देश्य कल्याण कर्नाटक के 38 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 1167 किलोमीटर सड़क बनाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुरूप तैयार की गई इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 11 साल में मोदी ने छोटे नहीं 11 बड़े झूठ बोले हैं। पहला झूठ विदेश से काला धन लाना और लोगों को बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए डालना। दूसरा झूठ हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना। लेकिन मुझे अब भी नहीं पता कि हमारे युवा उनका समर्थन क्यों करते हैं, क्यों वो जाति, धर्म या आचरण के आधार पर ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं का समर्थन क्यों नहीं करते, जिसके नेताओं ने अपने जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी है और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। खड़गे ने आरोप लगाया कि तीसरा झूठ पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने का है, और इसी के साथ पांचवा झूठ मेक इन इंडिया है, और इसी के साथ छठा झूठ 2022 तक सभी भारतीयों के लिए पक्के मकान उपलब्ध करवाना। सातवां झूठ है किसानों की आय को दोगुनी करना। उन्होंने कहा कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आप झूठ बोलेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके कई सारे झूठ यहाँ पर गिनवाए हैं और कहा है कि
11 साल में 11 बड़े झूठ बोले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धर्मगुरुओं का राजनीतिक उपयोग कर रही है एनडीए और यहां पर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने रविवार को बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा जैसे धार्मिक नेताओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवर से शास्त्री के गोपालगंज दौरे के बारे में पूछा गया। शास्त्री के यहां सोमवार तक रहने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा कि मुझे इन धार्मिक नेताओं के कहीं भी जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उन्हें हमेशा चुनाव वाले क्षेत्रों में ही क्यों भेजा जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सुर में मिलाया सुर और मोदी के हनुमान से नीतीश को हो सकता है खतरा। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ दिख रहे हैं और चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी से अलग कर देंगे और तेजस्वी यादव ने यह भी पहले ही ऐसा वादा किया है। दोनों नेताओं का मानना है कि ताड़ी एक प्राकृतिक पेय है और इसे शराब नहीं मानना चाहिए। इससे पारसी समाज को फायदा होगा जिनकी आजीविका ताड़ी से जुड़ी हुई है। चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जनता ही तय करेगी कि कौन जीतेगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ताड़ी पर दिए गए बयान का समर्थन कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी से मिले कांग्रेसियों को बाहर करेगी पार्टी। चुनावों के बाद आई 500 शिकायतें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा गुजरात के कांग्रेस नेताओं की बीजेपी से मिली भगत और उन्हें निकालने के संबंध में दिए गए बयान की मध्य प्रदेश में भी व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है। कांग्रेस को मजबूत करने गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने शनिवार को कार्यकर्ताओं से खड़ी खड़ी बात करते हुए कहा कि जनता विपक्ष चाहती है, बी टीम नहीं। उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो भाजपा से मिले हुए हैं। इसके लिए 30-40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल मच गई है और प्रदेश के ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की बात उठने लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल गांधी से सहमति जताते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे अनेक नेता हैं जिनकी बीजेपी से मिली भगत साफ नजर आती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरकार है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में सन 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी सैकड़ों शिकायतें सामने आई थी। कांग्रेसियों की बीजेपी से मिली भगत की करीब 500 शिकायतें हुई, हालांकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने अब ऐसे कांग्रेसियों पर एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से बात कर जल्द ही अनुशासन कमेटी की बैठक बुलाएंगे और कमल छाप कांग्रेसियों को बाहर निकालेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने फिर आलापा ईवीएम राग। पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा, ईवीएम से बनी सरकार ले रही जनता से बदला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस ईवीएम राग आलापना शुरू कर दी है। बीते दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी को कई मुद्दों को लेकर घेरा, साथ ही ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो जन समर्थन की सरकार नहीं है बल्कि ईवीएम से बनी सरकार है, इसलिए सरकार जनता से बदला लेने का काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि पिछले दिनों जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी उससे पूरे पलवल जिले में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने अब तक किसानों से उनकी बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने तक का भी जहमत नहीं उठाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी धान घोटाला मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। जीतू पटवारी ने की सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धान उपार्जन का बड़ा घोटाला सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की छापामार कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले हैं और इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों पर निशाना साधते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 25 टीम
टीम के साथ एक साथ कई जिलों में छापामार कार्रवाई करते हुए धान उपार्जन के घोटाले का पर्दाफाश किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियों में भी है बी टीम। राहुल गांधी के बयान पर बोले संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के गुजरात के दिए बी टीम वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ए टीम बी टीम सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है बाकी पार्टियों में भी है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को निकालने का फैसला लिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि संजय राउत ने कहा कि ए टीम और बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं होती बल्कि कई अन्य पार्टियों में भी होती है। जो लोग यहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर खाने मिलते हैं ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियों में भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने ऐसा लोगों से मुक्त होने का कोई निर्णय लिया है तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राबड़ी देवी को निशाने पर लेकर फंसे नीतीश। तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब, बोले बिहार चलाने के लायक नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार चुनाव में अभी तकरीबन 9 महीने का समय शेष है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी ने यह आभास करा दिया है कि यहाँ चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। सत्ताधारी पार्टियों और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला है और रियासतदानों की जुबान कैंची की तरह तेजी से चलने लगी है। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आरजेडी की अन्य महिला विधायकों को भी निशाने पर लिया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि जब पति जेल गए तो पत्नी को सीएम बना दिया। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें सीएम ने सदन में राबड़ी देवी को गलत तरीके से संबोधित किया है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मुझे उन पर तरस आता है। उनकी समझ क्या है, खुद सीएम होते हुए वो एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं। अब वो बिहार चलाने के लायक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और उनकी बिगड़ती सेहत ने साबित कर दिया है कि वो अब बिहार चलाने के लायक नीतीश कुमार नहीं है। मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा होती है। उन्होंने राबड़ी देवी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो ठीक भाषा नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लौटे कन्हैया कुमार। नौकरी यात्रा निकालने की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह रोजगार के मुद्दे पर एक पद यात्रा निकालने जा रही है जिसकी अगुवाई पार्टी के युवा और छात्र इकाई करेगी। सूत्र के मुताबिक 16 मार्च से 14 अप्रैल तक कांग्रेस के युवा, छात्र नेता और कार्यकर्ता बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालेंगे और इसमें कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को बिहार की सियासत में कन्हैया की वापसी के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक गांधी आश्रम से शुरू होकर पटना तक जाएगी। करीब 4 हफ्ते में 400 से 500 किलोमीटर की यह पदयात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और इस दौरान रोजगार, पेपर लीक, पलायन आदि मुद्दे के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सांसद सतीश गौतम के ऊपर पहुंचाने वाले बयान पर भड़के सपा नेता, कहा AMU को कर रहे हैं बदनाम। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विवाद के बाद होली खेलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इस बीच अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के बयान पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। सतीश गौतम ने होली खेलने से रोकने वालों को ऊपर पहुंचाने की बात कही थी, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम करके सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। इस पूरे विवाद पर सपा के वरिष्ठ नेता और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अज्जू इशाक ने कहा कि AMU में होली या अन्य हिंदू त्योहारों को लेकर कभी कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं रहा है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उनके द्वारा कहा गया कि शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। AMU में सभी धर्मों का सम्मान होता है। यहाँ सभी धर्मों के त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक कार लोग AMU को बदनाम करने के लिए सस्ती लोकप्रियता बटोरना चाहते हैं। सपा नेता ने कहा कि जब भी कोई अपनी पहचान खोने वाला होता है वो AMU के ऊपर विवादित बयान देता है और सुर्खियों में आ जाता है। ऐसे लोगों को शिक्षा के मंदिर पर बयान देने से परहेज करना चाहिए। बीजेपी सांसद के बयान पर विपक्षी दलों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें कहा गया है कि एक जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिसमें हिंसा को बढ़ावा मिले। उन्होंने इस बयान को राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया बयान बताया और इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, ऐसा बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा। 13 मार्च को जंतर मंतर पर है बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर जोरदार हल्ला बोल की तैयारी की गई है। संसद में इस विधेयक
विधेयक पर मोदी सरकार पहले ही बैकफुट पर थी। विपक्ष की आपत्तियों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। अब वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोल दिया और आने वाली 13 मार्च को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पहले यह विरोध प्रदर्शन 10 मार्च को होना था, लेकिन बोर्ड के प्रवक्ता और प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद के आगामी सत्र में पारित कराने की तैयारी में है और इसे लेकर मुस्लिम समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। बोर्ड का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, मठों और मदरसों पर कब्जा करने और उन्हें नष्ट करने के इरादे से लाया गया है और इसीलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला आरक्षण कानून लागू करने की सरकार की नीयत नहीं करेंगे विरोध प्रदर्शन, अलका लांबा का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा ने संसद तथा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत इसे लागू करने के बजाय महिलाओं के साथ धोखा करने की है, जिसके खिलाफ सोमवार को यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीमती लांबा ने शनिवार को यहां कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिला इस देश की आधी आबादी हैं। जब भी देश में कोई महिला ये कहे कि मैं अबला हूँ, बेचारी हूँ, अन्याय अत्याचार की शिकार हूँ, मुझे न्याय चाहिए, तो उसके मन में महिला कांग्रेस का नाम आना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सम्मान निधि पर आतिशी ने उठाए सवाल, कहा खोदा पहाड़ निकली चोहिया, 2500 की जगह महिलाओं को मिली कमेटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में सम्मान निधि योजना के तहत 2500 रुपये जमा करने का वादा किया था। उन्होंने महिलाओं से अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह भी दी थी ताकि उन्हें इस पैसे मिलने के मैसेज मिल सके। आतिशी ने कहा कि इसे मोदी की गारंटी कहा गया, लेकिन ये जुमला निकला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता आतिशी ने इस घोषणा को एकमात्र एक झुंझुना करार दिया और उनका दावा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने यह साबित किया है कि ये मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये नहीं मिले और न ही कोई अन्य योजना लागू हुई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जिसमें 3 पुरुष मंत्रियों को शामिल किया गया है और ये कमेटी महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार कर रही है कांग्रेस की जासूसी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की जासूसी का मामला एक बार फिर उछलता नजर आ रहा है। पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया था, जबकि अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी यही आरोप शाही सरकार पर लगा दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की सरकार कांग्रेसी नेताओं की जासूसी करा रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जासूसी कराने का काम कांग्रेस की सरकारों के समय में होता था। फिलहाल यह मामला विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजता दिख रहा है, जिस पर तीखी बहस हो रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के साथ टैरिफ मामले पर संसद को विश्वास में लें प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की सरकार को सलाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान को लेकर शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में टैरिफ के विषय पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने शुल्कों में काफ़ी कटौती करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने अपना ये दावा दोहराया कि भारत अमेरिका पर भारी शुल्क लगाता है, जिससे वहां उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उनके इस बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वाशिंगटन डीसी में हैं और इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ये बयान देते हैं, भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों में से समझौता किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जब संसद का सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा, तब प्रधानमंत्री को इस संबंध को में संसद को विश्वास में लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर ID डुप्लीकेसी का मामला, कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लोकतंत्र की नींव चुनाव प्रक्रिया
प्रक्रिया पर टिकी होती है, लेकिन अगर वोटर आईडी में ही गड़बड़ी हो तो सवाल उठना लाजमी है। और अब इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर खुद चुनाव आयोग के पुराने बयान को शेयर करके चुनाव आयोग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये खुलासा कांग्रेस के ईगल ग्रुप ने किया है। डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मामले में कांग्रेस ने नया खुलासा किया है और कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि 2008 में खुद चुनाव आयोग ने कहा था कि हर वोटर कार्ड यूनिक है और इसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ ऐसा बताया है कि जिससे खुद चुनाव आयोग ही घिर गया है। कांग्रेस ने लिखा कि 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है। हालांकि चुनाव आयोग आज कहता है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा दशकों पुराना मुद्दा है और भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए, एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह यानी ईगल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक